हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज कनाडा में ऑफिशियली समर ख़त्म हो गया है और कनाडा का मोस्ट ब्यूटीफुल सीज़न द फॉल शुरू हो गया है। और पता है आज पहला दिन है फॉल का और अभी से ट्रीज़ के कलर चेंज होने शुरू हो गए हैं। बहुत जल्दी आपको फॉल के कलर्स भी दिखाने वाले हैं, लेकिन ये वीडियो फॉल के ऊपर नहीं है, ये वीडियो है अमन के ऊपर। अमन के बारे में आपको मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था, नाम नहीं लिया था, याद है वो वीडियो जो हमने सर्वाइवल जॉब्स इन कनाडा पर बताई थी। और उसमें मैंने बताया था कि एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं अपने चैनल पर जो सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो अपनी अपनी कंट्रीज़ में लोग बैठे हैं और कनाडा आने का ड्रीम लेते हैं, कुछ सपने, उनके लिए बहुत इंस्पिरेशनल होने वाली है। तो बहुत टाइम लग गया ये वीडियो बनाने के लिए क्योंकि अमन के पास फुर्सत ही नहीं थी। 1 महीने से उसकी अपॉइंटमेंट के चक्कर काट रहे हैं, उसके असिस्टेंट से डायरीज चेक करा रहे हैं उसकी तो सिक लीव लेकर बैठा हुआ है बंदा और इसीलिए वीडियो बनाने की फुर्सत भी मिल गई है उसको। तो अमन पहले तो वेलकम है चैनल पे। थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स की तरफ से भी थैंक यू है क्योंकि ये वीडियो बहुत लोग वेट कर रहे थे। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। लाइक मेरे को जैसे कि उन्होंने बताया था कि भी बहुत सारे व्यूअर्स इसकी वेट कर रहे हैं क्योंकि उनको कमेंट्स आ रहे थे वीडियोस के कि आप वो वीडियो कब लेके आएंगे एंड फाइनली आज वो दिन आ गया कि हम वो वीडियो शूट कर रहे हैं। यस तो वो लोग जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी थी सर्वाइवल जॉब्स इन कनाडा की और थोड़ा सा बैकग्राउंड चाहिए उनको इस वीडियो का, तो बता देती हूँ। कनाडा में अमन की अभी PR लगी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कनाडा में अभी आए हैं। अमन को कनाडा में आए हुए 4 साल हो गए हैं। स्टूडेंट वीज़ा पे अमन कनाडा में आए थे और उसके बाद उन्होंने सर्वाइवल जॉब्स की, स्टूडेंट के वीज़ा पर, फिर वर्क परमिट लिया और अब उनका PR भी लगा है और एक रेस्टोरेंट भी परचेज़ किया है उन्होंने एंड ही इज़ अ रेस्टोरेंट ऑनर नाउ। तो इस वीडियो में आज हम अमन की पूरी जर्नी शेयर करने वाले हैं। तो अमन शुरू करते हैं शुरू से। ठीक है। तो पहले तो ये बताओ कि इंडिया में बैठे हुए कनाडा आने के बारे में कैसे सोचा? एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड था फैमिली का वो कोई इतना अच्छा नहीं था, है ना, तो फिर उसकी वजह से जो सारी हमारी स्टडी वगैरह भी थी वो मेरे चाचू हैंड ओवर करते थे एवरीथिंग, है ना। तो ऐसे ही मैंने उनको बोल रखा कि मेरे दोस्त बाहर जा रहे हैं तो मेरे को भी बाहर ही जाना है ना। तो मेरी फैमिली ने सीधा ही बोल दिया ना कि हमारे पास तो इतने नहीं है ना, तो तू नहीं कर सकते हम बाहर का, है ना। तो फाइनली फिर उन्होंने मेरी DAV कॉलेज में एडमिशन करवा दी। तो मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया उधर, बट स्टिल मेरा मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में। एंड देन फिर मैंने फोर्स किया फैमिली वालों को एंड फाइनली दैट उन्होंने मेरे को एग्री करके, मेरे चाचू ने फिर एग्री किया, उन्होंने सारा मेरे के ऊपर एक्सपेंस किया जो भी किया था चाचू ने। तो उन्होंने मेरे को यहाँ बाहर भेजा। तो मैंने आइल्स वगैरह की, मतलब शुरू से यही था कि क्योंकि मेरे पापा इतनी अच्छी थे नहीं, क्योंकि फाइनेंशियली इतनी गुड नहीं थे, उनकी एक बुटीक थी, है ना, तो वो भी इतनी खास नहीं चलती थी। तो जिस वजह से मेरे को था कि भी चल उस चीज़ को हम कवर अप करेंगे। तो मेरा यही था कि बस बाहर ही जाना किसी तरह ताकि अपनी फैमिली को सेटल कर सकूँ। तो यही था मेरा एक मोटिव बाहर आने का, और कुछ भी नहीं था इसके अलावा कि फैमिली को सेटल करना है। तो वो लोग जो इंडिया में बैठे हुए सिर्फ सपने देखते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि सपने पूरे कैसे होते हैं। तो सिर्फ सपने देखना ज़रूरी है, पूरे होने का रास्ता यूनिवर्स, भगवान या कोई भी मीडियम बन जाता है और पूरे होते हैं, राइट। जैसे अमन का एक्चुअली में पहले तो कनाडा आने का सपना पूरा हुआ। कनाडा में कौन सा कोर्स करने के लिए आए थे? कनाडा में एक्चुअली जैसे कि सभी को पता ही है स्टूडेंट वीज़ा सबसे इजी होता है कनाडा में आने के लिए। तो मेरी जैसे मैंने सोशियोलॉजी ले रखी थी +2 में, तो उसकी वजह से मेरे को होटल मैनेजमेंट इजीली मिल गया था हॉस्पिटल इंडस्ट्री में। तो इसमें मेरे वीज़ा के चांसेस भी ज़्यादा थे क्योंकि मेरी फ़ी बैकग्राउंड स्टडी के साथ मैच करता था। तो उस वजह से मैंने फिर हॉस्पिटलिटी लिया। लाइक मेरे एजेंट ने भी मेरे को यही सजेस्ट किया था। तो मैं यहाँ पे होटल मैनेजमेंट करने आया था। होटल मैनेजमेंट करने आए थे। टोटल स्टूडेंट वीज़ा लेने में और कॉलेज की फ़ीस भरने में खर्चा कितना लग गया था? देखिए, अगर हम उसको कंपैरिजन करें आज के साथ तो अब तो रूल्स बहुत चेंज हो गए हैं कि अगर हम उसको कंपेयर करें लास्ट मैं कर रहा हूँ 2017 अप्रैल की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे हमें सिर्फ एक ही सेमेस्टर की फ़ीस देनी होती थी। तो हमें कनाडा आना कोई इतना महंगा नहीं लगता था। लाइक उस टाइम फ़ीस भी बहुत कम थी। लाइक कोई इंडियन करेंसी में 3.5 लाख और 3 लाख के बीच में हो जाता था। और उसके अलावा हमें GIC देनी पड़ती थी 5.5 लाख रुपए, 5.5 लाख होती थी जो, और थोड़ी सी फ़ीस वगैरह होती थी, इमिग्रेशन की फ़ीस होगी, मेडिकल हो गया, एजेंट की फ़ीस होगी। तो टोटल 10 से 11 लाख में हम आ जाते थे। पर अगर हम आज की बात करें तो कम से कम हमें 18 से 20 लाख चाहिए बाहर आने के लिए। तुम्हारा 10 लाख में काम हो गया था? मेरा 10 में हो गया। तो अब लगता है कि वो जो डिसीजन लिया था वो बहुत अच्छा डिसीजन लिया था? नहीं, अभी मेरे को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता कि मैंने जो बाहर आने का डिसीजन लिया था वो गलत था। वो तो हमें पता है क्योंकि जो मैंने सोचा था वो मैंने ये टाइम के साथ मेरे को धीरे धीरे मिलता रहा। और नो डाउट मेरी फैमिली भी अच्छी सेट है पीछे, तो मेरे को कोई ऐसा नहीं होता कि भी हाँ मेरा वो डिसीज़न गलत था या कुछ भी। हाँ, नो डाउट कई बार यहाँ पे अकेलेपन फील होता है, पर स्टिल कोई बात नहीं, चलता रहता है। चलो ठीक है, अब तुम स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा में लैंड हो गए तो उसके बाद 20 घंटे हफ्ते की जॉब कर सकते थे। तो पहली जॉब कहाँ की? तो जब भी मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आया था तो फिर
मैंने सबसे पहली जॉब थी, मैंने कंस्ट्रक्शन वाले के बंदे के साथ गया था, है ना। तो उसके साथ मैंने 3 दिन लगाए थे, लाइक कनाडा आने के 4 दिन बाद मेरे को वो मिल गया था। उसके बाद मैंने 3 दिन लगाए एंड उसने मेरी वो 3 दिन की पे भी नहीं करी थी, क्योंकि पता नहीं उसके बाद उसने मेरे फ़ोन नहीं उठाया, उसने बुलाया नहीं, तो मेरे पहले 3 दिन की पे चल गई थी। जब भी मेरे को बहुत फील भी होता कि यार यहाँ पे भी सेम चीज़ यहाँ पे भी है। फिर उसके बाद मेरे को एक रेस्टोरेंट में जॉब मिली, एज ए डिश वॉशर मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे। तो डिश वॉशर? या मैंने एज ए डिश वॉशर किंग तंदूरी में स्टार्ट किया था। तो फिर उसके बाद मैं वहीं पर ही रहा और वहीं पर जॉब कर रहा हूँ, तो अभी भी उन्हीं के साथ ही हूँ। तो एक तो मैं ये बात बताऊंगी कि स्टूडेंट वीज़ा पे जो लोग आते हैं यहाँ पे, उनको लीगली हफ्ते में 20 घंटे काम करना अलाउड होता है, अगर वो बहुत फसी ना हो। जैसे कि जो लोग सपना लेकर आते हैं ना कनाडा में सेटल होने का, वो बस एक बार कनाडा आकर कुछ भी करने को रेडी होते हैं। और जो लोग इस माइंडसेट के साथ अपना काम शुरू करते हैं ना कि बस कनाडा में आकर कुछ भी करके काम शुरू करना है, वो धीरे धीरे लाइफ में सेटल हो ही जाते हैं। जैसे कि अमन ने कंस्ट्रक्शन वर्क से शुरू किया, ठीक है, वो काम बना नहीं, 3 दिन काम किया, नहीं मिला, बट किंग तंदूरी में उन्होंने एक डिश वॉशर की तरह काम किया, मेहनत से लगे रहे और आज एक रेस्टोरेंट ऑनर है। डिश वॉशर कितने साल तक काम किया था? मैंने डिश वॉशिंग एटलीस्ट मैंने ऑलमोस्ट 4 मंथ्स की थी वहाँ पे डिश वॉशिंग। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को फ्रंट पे ट्रांसफ़र कर दिया था सर्वर की जॉब पे, क्योंकि मेरी जैसे स्टडी होटल मैनेजमेंट की थी, तो उसमें मेरे को फ्रंट ऑफ द हाउस के बारे में सिखाया जाता था। तो उन्होंने मेरे को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया था। फिर मैंने फ्रंट पे ऑलमोस्ट 6 महीने काम किया था एंड फिर मेरे को वहाँ पे रियलाइज़ होने लग गया कि भाई फ्रंट पे तो बस हम वही हैं, सर्विंग करते हैं, तो सर्विंग तक ही रह जाएंगे, इसके आगे हमारे पास कुछ फ्यूचर नहीं है। तो हमारे कनाडा में एक चीज़ बहुत अच्छी, अगर आपके हाथ में कोई स्किल है तो आप कनाडा में कहीं भी मार नहीं खाएंगे, आप अच्छे सेटल हो सकते हैं कनाडा में। ये कनाडा की सबसे अच्छी चीज़ है। तो फिर मैंने अपने ओनर को बोला कि मेरे को किचन का काम सीखना है, तो सडनली उन्होंने मेरे को विद इन अ वीक उन्होंने मेरे को किचन में ट्रांसफ़र कर दिया। तो मैंने फिर किचन हेल्पिंग स्टार्ट की और उसके बाद बस आगे आगे सीखते रहे, तो फिर ऐसे ही चलता रहा बस ये सिलसिला। ओके, तो फिर तुम पहले डिश वॉशर, फिर सर्वर, फिर शेफ की तरह किचन में प्रमोट हो गए, मतलब हेल्पर की तरह, किचन हेल्पर। पहले तो हेल्पर ही जाएंगे, राइट? तो किचन हेल्पर और उसके बाद अब तो शेफ हो। अब तो मैं सारा कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स तो वैसे भी ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, तो डिश वॉशर से सर्वर, सर्वर से किचन हेल्पर से शेफ। ये रेस्टोरेंट ऑनर वाला काम कहाँ से आ गया बीच में? ये कहाँ से आया? सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड तो ये बात है इंटरेस्टिंग कि तुमने ऐसे शेफ बनकर या किचन हेल्पर बनके या बर्तन धो के कितना पैसा जमा कर लिया कि तुम रेस्टोरेंट खोल पाए? नहीं, इसमें पैसे जमा करने की कोई बात नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपने जो इंडियंस होते हैं वो पैसे अच्छे नहीं देते। दैट्स ट्रू कि वो अच्छी पे नहीं करते, पर मैंने ये चीज़ भी देखा है कि अगर आप किसी इंडियन बंदे के साथ कॉन्टीन्यूसली उसके साथ रेगुलर काम कर रहे हो तो वो आपकी लाइफ भी बना सकता है। तो जैसे कि मैं और स्टार्टिंग से मैंने कुलविंदर पाजी के साथ काम किया था, जिनके पास किंग तंदूरी की कैनेडी लोकेशन है, उन्हीं के साथ काम कर रहा था। तो ऑलमोस्ट 3.5 ईयर मैं उन्हीं के साथ ही काम करता रहा। तो उनके मेरे में जैसे मैं काम सीखता रहा, आगे बढ़ता, उनकी किचन की जिम्मेवारी भी जैसे मैंने ले रखी थी, इन्वेंट्रीज ऑर्डर करना, सारा कुछ मैं खुद ही ध्यान रखता था किचन का। तो उनको भी लगता था कि हाँ भी इसमें कोई बात है, कल को कुछ कर सकता है ना। तो इन सब के बाद फिर थोड़े से हमारे इश्यूज़ भी हो गए थे, मैंने उनसे साथ काम करना भी छोड़ दिया था। बट इन द एंड मैंने उनको प्रॉमिस कर रखा था कि इन फ्यूचर अगर हम रेस्टोरेंट के बारे में सोचेंगे तो मैं आप ही के साथ सोचूंगा, क्योंकि जब आप काम सीख लेते हो फिर आपके पास खुद ऐसे हो जाता है कि हाँ भी यार अब इसी लाइन में आगे चलते हैं, सारी ज़िंदगी काम ही थोड़ी ना करना है, कुछ अपना करते हैं। और रेस्टोरेंट ओपन करने में भी हाँ मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं जुड़े हुए थे। हाँ, काफ़ी हद तक मेरे पास 25 से 30% इन्वेस्टमेंट थी भी जो खोलने के लिए। तो बाकी मेरी कुलविंदर पाजी ने भी इसमें हेल्प की थी खोलने में। तो ये जो लोकेशन है सरदार जी की फादर डोबिन, ये मैंने उनको कुलविंदर पाजी मिल के ऑपरेट करते हैं। अच्छा, तो अभी उन लोगों को जो रवीश व्लॉग्स भी देखते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि ये चैनल भी रवीश व्लॉग्स की वजह से ही खुला था, उसमें हमने अमन के रेस्टोरेंट में रवीश जो की फैमिली और हमारी फैमिली आई थी, हमने खाना वाना खाया था। और अमन का उस चैनल पे एक छोटा सा 1-2 मिनट का इंटरव्यू भी आया था, जिसमें अमन ने ये बताया था कि उसने कितने घंटे तक लगातार काम किया है? मैंने मैक्सिमम 36 आवर की शिफ्ट लगा रखी है। 36 आवर्स नॉन स्टॉप काम किया है। ठीक है, ये तब की बात है जब आप वर्क परमिट पे हो। तो स्टूडेंट वीज़ा की तरह तो आप 20 आवर्स ही काम कर सकते हो, बट स्टूडेंट वीज़ा जब आपका खत्म हो जाता है और आपको वर्क परमिट मिलता है, कितने साल का वर्क परमिट मिला था? 3 इयर्स का। 3 इयर्स का वर्क परमिट। 3 साल का मिला। तो वर्क परमिट पे आप अनलिमिटेड आवर्स, अनलिमिटेड तो नहीं, मतलब एक इंसान ऐसा नहीं कि 24 में से 27 घंटे काम कर लेगा, बट वर्क परमिट पे आपके पास आवर्स की बाउंडेशन नहीं रहती है। जो लोग काम करना चाहते हैं वो लोग तो लग के काम करते हैं, डबल शिफ्ट में काम करते हैं। और यही काम अमन ने किया था। अगर आपको पता चला ना कि उसने 25 से 30% इन्वेस्टमेंट कहाँ से जोड़ ली अपने होटल के लिए, तो हमने इस बंदे को दिन रात काम करते हुए देखा। लाइक कितने घंटे सोता है अमन दिन में तू? 5 से 6 घंटे सोता हूँ डेली। और तो जब से मैंने ये रेस्टोरेंट का पंगा लिया तब से तो मेरी स्लीपिंग टाइम मेरा और कम हो गया। चलो अपनी वो वाली जर्नी बताओ, जब तुमने ध्यान में रखा कि अब मेरे को
रेस्टोरेंट खोलना है, अब मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, थोड़े पैसे जोड़ने हैं। जब स्ट्रगल शुरू हुआ, जब अपने कंफर्ट फैक्टर से बाहर आए, क्या जर्नी थी वो, कैसे किया? कि जैसे कि मैंने बताया कि मैंने स्टार्ट डिश वॉशर से किया था, है ना, तो उसके बाद मेरे पे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी फैमिली की, जैसे कि मेरे पैसे सारे चाचू ने लगा रखे थे। हाँ, बट टचवुड मेरे चाचू ने मेरे से कभी वो पैसे वापस नहीं मांगे थे। अब कमेंट पता क्या आएंगे, भगवान ने फिर चाचू सबको दे। तो ऐसा कुछ नहीं था, है ना। उसके बाद फिर जैसे मैंने अपनी स्टडीज़ वगैरह शुरू की, तो सबसे पहला तो मोटिव हर एक का ही होता है कि अपनी फ़ीस यहाँ पे रह के काम करके निकालनी है, जो मैंने टाइम बाय टाइम निकल जाता है। अगर स्टूडेंट इंडिया से या पाकिस्तान से कहीं से भी अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस का जुगाड़ करके, वीज़ा का, एजेंट के पैसे का जुगाड़ कर आ जाए, तुम उन स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे कि वो बाकी सेमेस्टर की फ़ीस यहाँ पर आकर निकाल सकते हैं? इफ़ इट फिजिबल? जैसे कि मैंने बताया कि अब तो बहुत सारी चेंजेस हो गई हैं। पहले थोड़ा हार्ड था फ़ीस को निकालना, पर अब बहुत ईजी हो गया है। जैसे कि अब यहाँ पे रह के लोगों को पता लगने लग गया। जैसे कि चलो मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं जब आया था तो मेरा कोई भी कनाडा में नहीं था, तो इधर का इतना नॉलेज नहीं था मेरे को। तो जब मैं कनाडा में आया, मैंने जो स्टडी ली थी होटल मैनेजमेंट की, उसमें 4 सेमेस्टर थे और 4 के 4 की सारी फ़ीस देनी थी, कंप्लीट फ़ीस देनी थी। पर इधर आके पता चला, जैसे नॉलेज गेन हुई कि भी यहाँ पे सेमेस्टर्स मिलते हैं जिसमें हम स्टडी लेते हैं, जिसमें हम 4 सेमेस्टर कोऑप का होता है, जिसमें हमें सिर्फ फ़ीस $1000 या $1500 ही पे करनी होती है। तो उन कोर्स के बेनिफिट्स बहुत होते हैं। जैसे कि आफ्टर दैट मैंने अपने भाई को जैसे बुलाया था, आफ्टर 1.5 ईयर जब मेरे हो चुके थे कनाडा, मैंने अपने भाई को बुलाया, तो उसमें एक ईजी वे था। जैसे 2 फीस तो अब हम भर के ही आते हैं इंडिया से ही, ठीक है। उसके बाद 8 महीने तक तो हमने कोई फ़ीस ही नहीं भरनी होती। उसके बाद हम एक ड्रॉप ले सकते हैं 4 मंथ्स का, जिसमें हम फुल टाइम काम कर सकते हैं। उसमें हम अपने 3rd सेमेस्टर की फ़ीस जोड़ लेते हैं, और जो 4th तो वैसे ही हमारी 1000 या 1500 रह जाती है, क्योंकि हम कोऑप वाला कोर्स लेके आते हैं, जिसकी वजह से हमारी ईजिली फ़ीस निकल जाती है। जैसे कि पहले थोड़ा हार्ड था, कि चलो मैं नहीं कहता हार्ड भी था, पर मेरे को नॉलेज नहीं थी, तो मैंने 4 की 4 फीसें पूरी $8000 भरी थी। तो मेरे को पता है मैंने बहुत हार्डली वो पे की थी। लाइक एवरी मंथ हम काउंट करते थे, जैसे सैलरी मिलती थी उसमें से हम निकाल देते थे, अभी ये $500 इसमें रेंट जाएगा, टीम की कॉफ़ी वगैरह आएंगी, इसमें फ़ोन का बिल जाएगा, ये सब, और बाकी की इतने। इसको छेड़ना नहीं है, जो मर्जी हो जाए, इनको तो छेड़ना नहीं है, रख के भूल जाने के भी। ये बस 4 महीने बाद जब कॉलेज का नोटिस आएगा फ़ीस का, तभी छेड़ने इन पैसे, उसके अलावा तुमने घर से उसके बाद पैसे नहीं मंगाए, तुम कनाडा में आ गए, उसके बाद बस भेजेंगे घर। ठीक है, पेरेंट्स को भी लगता है वहाँ अपनी कंट्री से बैठे हुए कि यार कनाडा बहुत महंगा है, फ़ीस बहुत महंगी है, कैसे मैनेज करेंगे ये वो। लेकिन जो बच्चे मेहनती हैं और काम करना जानते हैं, और अमन की तरह लगन के साथ जो लोग आते हैं, एक बार यार अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस देकर किसी तरीके से फ़्लाइट लेकर आ जाओ। कनाडा आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि अपनी सारी की सारी फ़ीस खुद भर सकते हो। अमन ने भी किया और अमन के भाई ने भी किया। अगर इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, फ़ी कैसे प्लान करें, कोर्सेज कैसे प्लान करें, मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर अच्छे कमेंट्स आए तो अमन और अमन के भाई के साथ फिर से एक वीडियो बनाएंगे सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। फिर तुमने स्टूडेंट से अब वर्क परमिट पे आकर 3 साल का वर्क परमिट तुम्हारा मिला। 3 साल के वर्क परमिट में हफ्ते में कितने घंटे काम किया तुमने? तो मेरी एवरी 12 आवर की शिफ्ट होती थी, तो मैं शुरू से मेरी आता है मैं 7 डेज़ अ वीक ही काम करता था। और जब भी कोई बहुत एमरजेंसी होती थी, लाइक कोई मेरा बहुत ही ज़रूरी काम होता है, तब मैं स्पेसिफिकली ओनर को बोलता था कि इस वीक में मेरे को इस दिन छुट्टी चाहिए, कि मेरा थोड़ा बैंक का काम है या कोई सर्विस करने का काम है। इवन नहीं तो मैं 7 डेज़ ही काम करता था। मतलब तुमने 80 से 84 आवर्स काम किए घंटे, मतलब हफ्ते में 80 से 84 आवर्स किया। समटाइम जैसे कि मैं जिस रेस्टोरेंट में काम करता था वो 24 आवर था, तो समटाइम 100 आवर्स एक्स्ट्रा भी लग जाते। जैसे कोई सामान बनने वाला होता था तो मैं ओवर टाइम भी लगा लेता था 12, क्योंकि वहाँ पे 12 आवर शिफ्ट तो हर एक की, सभी की थी। 12 आवर तो हर कोई लगाता ही था। तो समटाइम कुछ रह जाता था तो ओवर टाइम भी लग जाता था, 16 घंटे भी लग जाते थे डेली के, 17 भी लग जाते थे। तो नॉर्मली ये सब मेरे को आवर्स की कभी दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं एक ही ओनर के पास काम कर रहा था, तो काफ़ी टाइम से कर रहा था, तो बॉन्ड अच्छा था। तो उनको बोल देता कि भाई मेरे को पैसों की ज़रूरत है, घर पे थोड़ी दिक्कत है ना, तो उन्होंने बोलना है कोई बात नहीं, तेरे को जितने आवर लगाने हैं तो लगा ले, कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी कनाडा में एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे पर आवर पेमेंट मिलती है। तो चाहे आप $14, $15, $18 में काम करें, तो अगर आपको लगता है कि $15 बहुत कम है और बाकी लोगों को $30 मिल रहा है या $35 मिल रहा है, यार बाकी लोग जिनको $30-35 मिलता है ना, वो हफ्ते में 37.5 आवर्स काम करते हैं। ये सर्वाइवल जॉब्स के बेनिफिट्स ये भी होते हैं कि आपको शायद $15 $16 पर आवर मिल रहा है, बट आपको अन आवर्स जो हैं वो डबल मिल जाते हैं। तो मतलब आपकी सैलरी भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उतनी ही अच्छी हो जाती है जितनी आप एक कॉर्पोरेट जॉब में, वाइट कॉलर जॉब $30-35 पर आवर की तरह कर रहे हो। हाँ, मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन अगर स्टूडेंट हो, फैमिली नहीं है, बच्चे नहीं है, एमी नहीं है स्कूल भेजने वाली, तो कर भी सकते हो, बिकॉज ये टाइम है स्ट्रगल करने का, पैसे जोड़ने का, सपने देखने का, राइट। तो 80 to 85 आवर्स पर वीक काम किया है। यस।
और पर आवर के हिसाब से बिलिंग भी करी अपने ओनर को है। तो वहाँ से पैसे जोड़े हैं या वहाँ से जोड़े, मतलब उन्हीं के पैसे उन्हीं से लेके जोड़ के उन्हीं को वापस दे दे कि अब रेस्टोरेंट खोल दो। उन्हीं के पैसे उन्हीं से कमाए, फिर बाद में उन्हीं को दे दिए कि अब मेरे को रेस्टोरेंट खोल दो। वाह, ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। रेस्टोरेंट कब खोला? जून में लिया था हमने ये रेस्टोरेंट, जून 2021 में। जून 2021 में, अभी 2-3 महीने हुए हैं या थोड़े 3 महीने हो गए। कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, जैसा कि हमने सोचा भी नहीं था, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा। जैसे कि लोगों ने बोला भी था कि कोविड में पंगा ले रहे हो, है ना, कि भी लोग बंद कर रहे हैं, आप ओपन कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं था। हमें एक अच्छा रिस्पांस मिला है। इवन कि मेरे ओनर ने जो अपनी चेन भी स्टार्ट की थी, जिनके पास मैं काम करता था किंग तंदूरी कैनेडी में, कुलविंदर भाजी के पास, उन्होंने जो अपनी चेन भी स्टार्ट की थी सरदार जी की, उन्होंने 3 रेस्टोरेंट खोले हैं। तो तीनों के तीनों ही कोविड में खोले हैं, और तीनों का ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, कि ऐसा नहीं है कि भी कोविड की वजह से कोई हमें सेल में दिक्कत आ रही है, कुछ भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब लाइक फुल बिजी चलते हैं। कैनेडा आए हुए साल कितने हो गए? 4.5। हमें भी 3.5 हो गए, हमने रेस्टोरेंट नहीं खोला। हमें तो आपने 2 घर ले लिए ना। हाँ, मैं 2 मैंने घर नहीं लिया। ठीक है, तूने दिल को तसल्ली दे दी कि कुछ किया हमने भी। चलो ये बताओ, 4.5 साल में अपनी ज़िंदगी की कनाडा आने के बाद 5 बिगेस्ट अचीवमेंट बताओ मुझे। एक तो सबसे पहले लाइक मैंने अपनी फैमिली को सेटल किया, जो सबसे मेन अचीवमेंट थी मेरी, कि मैंने अपनी फैमिली को सेटल कर दिया। और सेकेंडली बताऊं, अमन ने इंडिया में अपनी मम्मा पापा को एक बहुत ही बड़ा आलीशान घर लेकर दिया अपनी कनाडा की कमाई से, ठीक है, तो ये उसकी पहली अचीवमेंट है 4.5 साल के अंदर अंदर। और दूसरा लाइक मैंने अपने मम्मा पापा को 25th एनिवर्सरी पे, लाइक मेरे पापा का शुरू से ड्रीम था बाहर जाने का, जिस वजह से मैं बाहर आया, जो जेन्युइनली, क्योंकि मेरे पापा का नहीं बन पाया था, तो फिर मैं आया। तो सबसे पहले लाइक यहाँ पे सेटल होने के बाद जब मेरे पास थोड़े पैसे जुड़ गए थे, तो बाई चांस मेरी मम्मा की 25th एनिवर्सरी भी थी मम्मा पापा की, तो मैंने उनको दुबई टूर पे भेजा था। तो वो मेरी अचीवमेंट थी, जो मेरे को बहुत, मतलब मेरे दिल को सुकून दिया था जिसने। एंड आफ्टर दैट फिर मैंने एक, चलो +2 की हुई थी इंडिया पे, एक डिग्री मिली, ये थर्ड अचीवमेंट थी। उसके बाद कैनेडियन डिग्री मिली और उसके बाद फिर रेस्टोरेंट खोला, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो मेरी अब तक की, और होप्स इसी के साथ आगे चलती रहेंगी ये अचीवमेंट्स ऐसे। ये 4 हुई हैं, 5वीं भाई को बुलाया, भाई भाई को भी बुलाया सर यहाँ पे। कितनी बड़ी बात है कि अगर अमन की फैमिली ने एफर्ट्स लिए अमन को सेटल करने के, तो अमन ने अपनी फैमिली को पे बैक भी किया, उनके ड्रीम्स भी पूरे किए, भाई को भी यहाँ पर बुलाया, भाई को भी सेटल किया। अब भाई भी वर्क परमिट पे है, भाई भी वर्क परमिट, उसकी बस ट्रक की क्लासेस चल रही हैं, तो सून वो भी ट्रक पे चढ़ जाएगा, तो फिर उसको हम ट्रक ले जाएंगे उसका। तो भाई बन जाएगा ट्रक ओनर और अमन है रेस्टोरेंट ओनर। तो फिर ट्रक ओनर का भी इंटरव्यू एक लेंगे। अब बताओ अमन कि वो बंदे जो वहाँ पे बैठकर इंडिया में तुम्हारा ये वीडियो देख रहे हैं और तुम्हारी तरह ही बनने का ड्रीम देख रहे हैं, उनके लिए एक एंड मैसेज क्या होगा? तो सबसे पहली बात तो यही होएगी कि पहले उस ड्रीम को पूरा करने के लिए ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके ऊपर चलना पड़ेगा, बस सोचने से कुछ नहीं होएगा। क्योंकि मेरे को ये सब चीज़ें पता थी कि यहाँ पे आके एक हार्ड स्ट्रगल लाइफ होएगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, और ये सब मैं इंडिया में भी कर रहा था अपनी चाचू की शॉप पे, लाइक हमारी बिल्डिंग मटेरियल की शॉप थी, मैंने वहाँ पे ये सब कुछ हार्ड वर्क किया हुआ है। तो मैं प्रिपेयर था उन सब चीज़ों के लिए कि भी मेरे को वहाँ पे जाके कोई भी काम मिलेगा करना पड़ेगा। और सेकेंडली बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे आते हैं, जैसे मैंने खुद का भी रेस्टोरेंट लिया है ना, तो जैसे कोई आता है, अभी हम उसको डिशवॉशर की जॉब के लिए बोलते हैं, तो बहुत सारे बोलते हैं कि नहीं ये काम नहीं हमने करना। तो सबसे पहली बात तो आप ये निकाल के आए अपने दिमाग से भी, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने भी डिशवॉशर से स्टार्ट किया था और आज यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो कोई पता नहीं, आप भी कल डिशवॉशिंग से स्टार्ट करते हैं, कॉन्टीन्यूसली चलते हैं, तो लाइफ आपको कहीं भी लेके जा सकती है। और रेस्टोरेंट ओनर अमन बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने रेस्टोरेंट में बर्तन नहीं धोता है। नहीं, मैं धो लेता हूँ अभी। वो अपने यहाँ पे कनाडा में यही बात है कि चाहे आप कितने बड़े हो जाओ, ऐसा नहीं है कि कोई भी काम आपके लिए तब छोटा हो जाएगा। मेरी कंपनी का जो CEO था, वो अपनी कॉफ़ी खुद बनाता था, अपनी गाड़ी खुद साफ़ करता था, अपना कमरा वो कई बार खुद साफ़ करता था, और अगर हमारे ऑफिस का टॉयलेट वॉलेट ख़राब हो गया ना, पुश बटन या कुछ ऐसा है, तो अगर कोई और नहीं मिला तो वो उसको भी ठीक कर देता था। तो अमन अगर रेस्टोरेंट ऑनर बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी किचन में काम नहीं करता। शेफ़ कौन है तुम्हारी किचन में? मैं खुद ही काम करता हूँ करीज के ऊपर। तो करीज के ऊपर ये खुद काम करता है, मेहनत उतनी ही करता है जितनी जॉब के टाइम पर करता था। और अगर डिश वॉशर कभी नहीं आता है तो ये अपने बर्तन भी खुद धोता है अपने रेस्टोरेंट के। धोने पड़ते हैं, क्या करें। तो गाइस, ये था हमारा वीडियो अमन की जर्नी को लेकर। मैसेज एक ही है, जस्ट बिलीव इन योर ड्रीम्स, टेक सम एक्शंस टू कंप्लीट योर ड्रीम्स, एंड नेवर थिंक कि कोई भी काम आपके लिए छोटा या बड़ा है।
अगर आप मेहनत कर सकते हो और आपके हाथ में हुनर है या फिर अपनी मेहनत पे विश्वास है, द स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। अगर कोई क्वेश्चन है आपके तो अमन की वीडियो भी देखेगा और सारे कमेंट्स भी पढ़ेगा। तो मैं आपको वहाँ पे आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई भी दूंगा, तो आप बेफिक्र रहें। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं कनाडा आने के बारे में, यहाँ पे वर्क के बारे में, तो मैं आपको बताऊंगा उन कमेंट्स में सारा कुछ। तो अमन से अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए, अमन विल आंसर दैट। तो अगर जो बंदे कनाडा में हैं उन्होंने अमन से आकर मिलना है तो अमन का रेस्टोरेंट का एड्रेस नहीं है। तो जैसे कि हमारी 3 लोकेशन है, तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा सरदार जी फादर टोबिन लोकेशन, तो इसका प्रॉपर एड्रेस है 130 फादर टोबिन रोड ब्रैम्पटन। मैं डिस्क्रिप्शन में अमन के रेस्टोरेंट का एड्रेस भी डाल देने वाली हूँ, तो अगर कोई बंदे यहाँ पर है और अमन को जस्ट हाई बोलना चाहते हैं या अमन के साथ बैठकर खाना वाना खाना चाहते हैं बिल देकर तो अमन के रेस्टोरेंट पे जरूर आना। हमसे मिलिए अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और आपको पता है अगली वीडियो से पहले आपको अपना ख्याल रखना है। बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना सभी लोग, और वीडियो को शेयर भी कर देना प्लीज़